किसी समय की बात है। पश्चिम दिशा में एक समृद्ध और सुंदर राज्य था। उस राज्य का नाम था चंद्रावती। चंद्रावती अपनी हरी भरी वादियों, कलकल बहती नदियों और ऊंचे ऊंचे पर्वतों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। वहां के लोग सुखी और संतुष्ट थे। हर तरफ खुशहाली थी। चंद्रावती के राजा का नाम था महाराज प्रतापेंद्र। वे एक कुशल और दयालु शासक थे। प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। राजा के एक ही पुत्र था। उसका नाम था राजकुमार विक्रम। विक्रम देखने में बहुत सुंदर था। लंबा कद, चौड़े कंधे, आंखें गहरी काली और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता। पर विक्रम की एक ऐसी बात थी जो उसे बाकी सबसे अलग करती थी। विक्रम बोल नहीं सकता था। जन्म से ही उसकी आवाज नहीं थी। राजवैद्यों ने कहा कि यह कोई बीमारी नहीं है, शरीर में सब कुछ ठीक है, पर आवाज नहीं थी, जैसे किसी ने उसकी वाणी को बंद कर दिया हो। राजा प्रतापेंद्र ने देश विदेश के बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, तांत्रिकों को बुलाया, ज्योतिषियों से पूछा, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। विक्रम इशारों से बात करता था। उसने एक खास तरह की भाषा सीख ली थी जो हाथों और आंखों से बोली जाती थी। उसके सेवक और करीबी लोग उसे समझते थे, पर दरबार में, राजकाज में और आम प्रजा के बीच ये बड़ी समस्या थी। राजा को एक ही चिंता थी, जब विक्रम राजा बनेगा तो वो प्रजा से कैसे बात करेगा, कैसे आदेश देगा, कैसे न्याय करेगा। पर विक्रम को इन बातों की ज्यादा परवाह नहीं थी। वो अपनी दुनिया में खुश रहता था। उसे किताबें पढ़ने का शौक था, चित्र बनाने का शौक था और सबसे ज्यादा शौक था प्रकृति में घूमने का। हर सुबह विक्रम अपने घोड़े पर सवार होकर महल के पीछे वाले जंगल में निकल जाता। घंटों वहां बिताता, पेड़ों को देखता, पक्षियों को सुनता, नदी के किनारे बैठकर पानी की लहरों को निहारता। उसकी दुनिया खामोश थी पर सुंदर थी। एक दिन की बात है। शरद ऋतु का समय था। जंगल के पेड़ों पर पत्तियां पीली और नारंगी हो चुकी थी। हवा में एक मीठी ठंडक थी। विक्रम हमेशा की तरह जंगल में घूम रहा था। उसका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। तभी कुछ हुआ। एक आवाज सुनाई दी, अरे भाई, जरा रुको तो। विक्रम चौंक कर रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ। वो आगे बढ़ने लगा। मैंने कहा रुको, क्या सुनाई नहीं देता? विक्रम फिर रुका। इस बार उसने ध्यान से आवाज की दिशा देखी। एक पेड़ की शाखा पर कुछ चमक रहा था। वो घोड़े से उतरा और उस शाखा के पास गया। वहां एक चिड़िया बैठी थी, पर वो कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। उसके पंख शुद्ध सोने के रंग के थे, इतने चमकीले कि आंखें चुंधिया जाएं। उसकी चोंच हल्की लाल थी और आंखें गहरी हरी थी। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो कोई जीवित गहना पेड़ पर बैठा हो। वाह, आखिरकार तुमने देख लिया मुझे, चिड़िया ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था, मीठी पर साथ ही गहरी। विक्रम हैरानी से उसे देखता रहा। उसने इशारे से पूछा कि तुम कौन हो? चिड़िया ने सिर झुकाकर देखा और कहा, अरे, तुम बोल नहीं सकते, पर मैं समझ गई तुम्हारा सवाल। मेरा नाम? फिलहाल बस इतना जानो कि मैं एक बहुत पुरानी और बहुत थकी हुई चिड़िया हूं। विक्रम ने फिर इशारा किया। चिड़िया हंसी। हां, मैं बोल सकती हूं और बहुत कुछ जानती भी हूं, पर तुम्हारे सवालों का जवाब देने से पहले मुझे बताओ, तुम यहां अकेले क्यों घूमते हो हमेशा? विक्रम ने उसे गौर से देखा। फिर उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, जैसे कह रहा हो कि यहां सुकून मिलता है। हम चिड़िया बोली, दिल को सुकून। समझ गई। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। विक्रम हर दिन उस पेड़ के पास आने लगा और चिड़िया हर बार वहां होती। धीरे धीरे दोनों में एक अजीब सी दोस्ती हो गई। विक्रम इशारों में बात करता और चिड़िया समझ जाती। चिड़िया बोलती और विक्रम ध्यान से सुनता। चिड़िया बहुत ज्ञानी थी। वो दूर दूर के राज्यों की बातें जानती थी। पहाड़ों के पार क्या है,
समुद्र के उस पार कौन रहता है, किस राज्य में क्या हो रहा है, ये सब उसे पता था। एक दिन विक्रम ने इशारे से पूछा, तुम इतना सब कैसे जानते हो? चिड़िया कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, बहुत जिया है और बहुत कुछ खोया भी है। विक्रम ने उसकी आंखों में झांका। उन हरी आंखों में एक गहरा दर्द था। उसने इशारा किया, कौन हो तुम सच में? चिड़िया ने एक गहरी सांस ली। ये कहानी लंबी है राजकुमार, और शायद तुम्हें यकीन न हो। विक्रम ने इशारे से कहा, मुझे यकीन होगा। बताओ। चिड़िया ने उड़कर एक नीचे की शाखा पर बैठ गई, जो विक्रम की आंखों के बिल्कुल सामने थी। फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। मेरा नाम चंपावती है। मैं दक्षिण दिशा के सुवर्ण राज्य की राजकुमारी हूं। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गई। हां, राजकुमारी, पर अब ये चिड़िया हूं। चिड़िया की आवाज में कड़वाहट थी। ये सब हुआ आज से 7 साल पहले। मेरे राज्य में एक महान तपस्वी आए थे। उनका नाम था मुनि भास्कर। वे बहुत ज्ञानी थे। लोग उन्हें देवता की तरह मानते थे। चिड़िया ने रुककर कहा, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि लोग मेरे सामने इस तपस्वी की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। मैं राजकुमारी थी, मेरा सम्मान होना चाहिए। एक दिन दरबार में मुनि भास्कर ने कहा कि असली ताकत शब्दों में होती है। जो मन में है उसे कहने की हिम्मत रखना ही सच्ची वीरता है। मुझे ये बात बेकार लगी। मैंने दरबार में ही उनसे कह दिया कि ये सब बातें करने वाले की है। असली ताकत तो धन और सेना में होती है। शब्दों से क्या होता है? मुनि भास्कर बहुत देर तक मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, राजकुमारी, तुम्हें शब्दों की ताकत का एहसास नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि तुम एक सोने की चिड़िया बन जाओगी। बोल तो सकोगी पर उड़ती रहोगी। कोई घर नहीं, कोई राज्य नहीं। और तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब कोई खामोश इंसान तुम्हारे लिए 3 ऐसी बातें कहे जो उसने आज तक किसी को नहीं कही। पिताजी ने माफी मांगी, मैंने माफी मांगी, पर श्राप वापस नहीं हुआ। उस दिन के बाद मैं ये चिड़िया हूं। 7 साल हो गए हैं। चिड़िया की आवाज भर आई थी। विक्रम बहुत देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से अपनी हथेली फैलाई। चिड़िया उड़कर उसकी हथेली पर आ बैठी। विक्रम ने उसे देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। तुम कुछ कह नहीं सकते, चिड़िया ने धीरे से कहा, पर तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह देती है राजकुमार। उस दिन के बाद विक्रम और चंपावती की दोस्ती और गहरी हो गई। विक्रम रोज जंगल में आता। चंपावती उसका इंतजार करती। वे घंटों साथ बैठते। चंपावती बोलती, विक्रम सुनता, और धीरे धीरे कुछ और हुआ। विक्रम को एहसास होने लगा कि उसे चंपावती की आवाज का इंतजार रहता है। जब वो नहीं होती तो जंगल सुना लगता। जब वो होती तो सारी खामोशी भर जाती। एक दिन चंपावती ने पूछा, राजकुमार, तुम बोल नहीं सकते, पर क्या कभी तुम्हारे मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो तुम कहना चाहते हो पर कह नहीं पाते? विक्रम ने हां में सिर हिलाया। बहुत सी बातें। फिर हां, तो क्या तुम उन्हें कभी कागज पर लिखते हो? विक्रम ने ना में सिर हिलाया। चंपावती हैरान हो गई। क्यों नहीं? विक्रम ने एक लंबा इशारा किया। चंपावती ने समझने की कोशिश की। क्योंकि लिखने से भी मन हल्का नहीं होता। विक्रम ने हां में सिर हिलाया। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और ऊपर की तरफ इशारा किया। कुछ बातें दिल में ही रहनी चाहिए? चंपावती ने पूछा। विक्रम ने फिर हां किया। चंपावती कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पर राजकुमार, जो बातें हम छुपाते हैं वे हमें अंदर से खाती रहती है। शायद इसीलिए मुनि भास्कर ने कहा था कि मन की बात कहना वीरता है। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उदासी थी। महल में वापस आकर विक्रम को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा। चंपावती की बात उसके मन में घूमती रही। 3 बातें जो उसने आज तक किसी को नहीं कही। वो क्या थी? विक्रम उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठ गया। बाहर चांद निकला हुआ था। चांदनी रात थी।
उसने आसमान को देखा और सोचने लगा। उसकी जिंदगी में कितनी बातें थी जो वो कहना चाहता था पर कह नहीं पाया था। कभी इसलिए नहीं कहा क्योंकि आवाज नहीं थी, कभी इसलिए नहीं कहा क्योंकि हिम्मत नहीं थी, और कभी इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि कोई समझेगा नहीं। अगले दिन जब विक्रम जंगल पहुंचा तो चंपावती पहले से वहां थी। राजकुमार, वो बोली, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। विक्रम रुक गया। श्राप से मुक्ति का रास्ता जानते हो न तुम? चंपावती ने कहा। विक्रम ने हां में सिर हिलाया। तो क्या तुम मेरे लिए वो कोशिश करोगे? विक्रम ने उसे देखा, फिर उसने गहरी सांस ली और हां में सिर हिलाया। चंपावती की आंखों में आंसू आ गए। पर राजकुमार, ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें 3 ऐसी बातें कहनी होंगी जो तुमने आज तक किसी को नहीं कही, और ये बातें दिल से निकलनी चाहिए, झूठ से नहीं, नाटक से नहीं। विक्रम ने फिर हां किया। पर तुम बोल नहीं सकते, चंपावती ने कहा। तो कैसे? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। फिर उसने इशारा किया, एक ऐसा इशारा जिसका मतलब था कि रास्ता निकलेगा। चंपावती ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, तो सुनो। मुनि भास्कर ने कहा था कि 3 बातें कहनी होंगी, पर शायद ये जरूरी नहीं कि मुंह से कहें, शायद दिल से कहना भी काफी हो। पर वो बातें सच्ची होनी चाहिए, और उनके साथ एक काम करना होगा। हर बात के साथ एक परीक्षा है, चंपावती ने आगे कहा। पहली परीक्षा है स्वीकृति की, दूसरी है क्षमा की, और तीसरी है प्रेम की स्वीकारोक्ति की। ये तीनों परीक्षाएं इस जंगल के 3 अलग अलग हिस्सों में हैं, और हर परीक्षा में तुम्हें वो बात कहनी होगी जो तुमने कभी नहीं कही। अगर बात सच्ची हुई तो रास्ता खुलेगा, अगर झूठी हुई तो ये जंगल तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगा। विक्रम ने एक पल सोचा, फिर उसने खड़े होकर आगे बढ़ने का इशारा किया। चंपावती उड़कर उसके कंधे पर बैठ गई। पहली परीक्षा। वे जंगल के उत्तरी हिस्से में पहुंचे। वहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पानी में एक अजीब सी नीली चमक थी। ये स्वीकृति का कुआं है, चंपावती ने कहा। इसमें झांकने पर तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देगी, जो बात तुम खुद से छुपाते आए हो, जो बात तुमने कभी मानी नहीं, उसे स्वीकार करना होगा, दिल से। विक्रम कुएं के पास गया। उसने नीचे झांका। पानी में उसका चेहरा दिखा, पर धीरे धीरे वो चेहरा बदलने लगा, वो दृश्य बदलने लगा। विक्रम ने देखा कि महल का दरबार है। राजा प्रतापेंद्र बैठे हैं, कुछ दूत आए हैं, वे बात कर रहे हैं, और विक्रम एक कोने में खड़ा है। कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा, कोई उससे नहीं पूछ रहा। एक दूत ने राजा से कहा, महाराज, युवराज कब गद्दी संभालेंगे? राजा ने एक पल रुककर कहा, ये सब भगवान पर छोड़ दो। विक्रम ने ये दृश्य पहले भी देखा था, असल में भी, पर उस दिन उसने खुद को बताया था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पड़ता था, बहुत पड़ता था। उसे हमेशा डर था, डर कि वो काबिल नहीं है, डर कि उसकी खामोशी उसकी कमजोरी है, डर कि लोग उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और ये डर उसने कभी किसी को नहीं बताया था, यहां तक कि खुद से भी छुपाता रहा था। विक्रम की आंखें भर आई। उसने कुएं में देखा, फिर उसने अपना हाथ छाती पर रखा और मन ही मन कहा, मैं डरता हूं। मुझे डर है कि मैं राजकुमार होने के काबिल नहीं हूं। मुझे डर है कि मेरी खामोशी लोगों को कभी मंजूर नहीं होगी। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। जैसे ही ये विचार पूरा हुआ, कुएं का पानी नीले से सुनहरे रंग में बदल गया। एक रोशनी उठी और चारों तरफ फैल गई। चंपावती के पंख एक पल के लिए और ज्यादा चमके। पहली बात कह दी तुमने, राजकुमार, चंपावती ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में खुशी और हैरानी दोनों थी, और ये सच्ची थी, मैं महसूस कर सकती हूं। दूसरी परीक्षा। वे जंगल के दक्षिणी हिस्से में गए। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ें इतनी उलझी हुई थी कि जमीन का नाम नहीं था। शाखाएं इतनी घनी थी
कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आती थी। ये क्षमा का पेड़ है, चंपावती ने कहा। इसके पास खड़े होने पर तुम्हें वो इंसान याद आएगा जिसे तुम माफ नहीं कर पाए हो, जिसके लिए दिल में गांठ बंधी है। उस गांठ को खोलना होगा। विक्रम उस पेड़ के पास खड़ा हो गया। पेड़ की छाया में खड़े होते ही उसे एक पुरानी याद आई। वो याद थी आज से 5 साल पहले की। विक्रम तब 15 साल का था। महल में एक उत्सव था। विक्रम उत्सव में हिस्सा लेना चाहता था। नृत्य था, संगीत था, सब लोग खुश थे। पर महल के एक मंत्री ने राजा को कहा था, महाराज, राजकुमार को दरबार में क्यों बिठाते हैं? वो तो कुछ बोल ही नहीं सकता, लोग हंसेंगे। राजा ने उस दिन कुछ नहीं कहा था और विक्रम उत्सव में नहीं गया था। उस रात विक्रम ने खूब रोया था, पर किसी को नहीं बताया था। और उस मंत्री के लिए उसके मन में एक नाराजगी थी जो आज भी थी। 5 साल बाद भी उसने उस मंत्री को माफ नहीं किया था। विक्रम ने पेड़ की एक जड़ पर हाथ रखा। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या वो माफ कर सकता है? क्या दिल से? और फिर उसे एक और बात याद आई। उस रात के बाद उसने खुद से वादा किया था कि वो कभी किसी के सामने कमजोर नहीं दिखेगा, कभी नहीं रोएगा, कभी दर्द नहीं दिखाएगा। और इसी वादे ने उसे अकेला बना दिया था। उस मंत्री ने एक बात कही थी, पर उस बात की वजह से विक्रम ने खुद अपने आप को दुनिया से दूर कर लिया था। तो असली गांठ कहां थी? उस मंत्री के लिए या खुद अपने लिए? विक्रम की आंखें फिर भर आई। उसने मन में कहा, मैं उसे माफ करता हूं। उसने जो कहा वो गलत था, पर मैंने उसकी एक बात को इतना बड़ा बना लिया कि खुद से दूर हो गया। मैं खुद को भी माफ करता हूं। ये बात मैंने कभी किसी को नहीं कही। ये बात मैंने खुद से भी नहीं कही। बरगद का पेड़ हिला। उसकी शाखाओं से एक मीठी सुगंध आई। जड़ों में एक सुनहरी रोशनी दौड़ी। चंपावती के पंख फिर चमके और इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। दूसरी बात उसने कहा, और ये भी सच्ची थी। वे वापस चल पड़े। रात होने वाली थी। रास्ते में चंपावती बोली, राजकुमार, तीसरी परीक्षा कल होगी, पर मुझे तुमसे एक बात कहनी है। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन है। ये प्रेम की स्वीकारोक्ति की परीक्षा है, और इसमें जो बात कहनी होगी वो बात किसी के लिए कहनी होगी, किसी एक के लिए, दिल से। चंपावती रुकी, फिर धीरे से बोली, राजकुमार, मैं तुम्हें ये परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती। ये परीक्षा तुम्हारे दिल की है, और अगर दिल में वो बात नहीं है तो परीक्षा काम नहीं करेगी। विक्रम ने उसे देखा, लंबे समय तक देखता रहा। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और आसमान की तरफ इशारा किया। चंपावती समझ गई। उसने धीरे से कहा, तुम कह रहे हो कि दिल जानता है? विक्रम ने हां में सिर हिलाया। उस रात विक्रम महल में आया, पर उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा चंपावती के बारे में, उसकी आवाज के बारे में, उसकी हरी आंखों के बारे में, उसकी बातों के बारे में। कितने दिनों से वो जंगल में जा रहा था, पहले तो प्रकृति के लिए, फिर उस चिड़िया के लिए। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो चिड़िया के लिए नहीं जाता, चंपावती के लिए जाता है। उसकी बात सुनने के लिए, उसके साथ बैठने के लिए, उसके हंसने पर खुश होने के लिए, उसके दुखी होने पर अपना दिल भारी महसूस करने के लिए। ये क्या था? विक्रम को पता था ये क्या था, पर कहना मुश्किल था। रात भर वो सोचता रहा। सुबह हुई। विक्रम जल्दी उठा, जंगल की तरफ चल पड़ा। चंपावती पहले से वहां थी। राजकुमार, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। विक्रम ने इशारा किया कि चलते हैं। वे जंगल के पूर्वी हिस्से में पहुंचे। वहां एक छोटा सा तालाब था। तालाब के बीचों बीच एक कमल का फूल खिला था। वो फूल सफेद था, पर उसकी पंखुड़ियों पर सोने की लकीरें थी। ये प्रेम का तालाब है, चंपावती ने कहा, पर उसकी आवाज थरथरा रही थी। विक्रम उसकी तरफ मुड़ा। चंपावती ने कहा,
राजकुमार इस तालाब के पास खड़े होकर वो बात कहनी होगी जो कभी नहीं कही, प्रेम की बात। पर यह बात सिर्फ तभी काम करेगी जब ये सच्ची हो। अगर झूठी हुई तो कुछ नहीं होगा, श्राप नहीं टूटेगा। विक्रम ने तालाब को देखा, फिर चंपावती को देखा। चंपावती ने कहा, पर राजकुमार, मुझे एक डर है। विक्रम ने इशारा किया कि बताओ। डर यह है कि अगर तुम ये बात कहते हो और श्राप टूट जाता है तो मैं यहां नहीं रहूंगी। मुझे अपने राज्य वापस जाना होगा, अपने पिता के पास। और तुम यहां रहोगे। चंपावती की आवाज टूट गई। मुझे ये नहीं पता था कि मैं यहां से जाना नहीं चाहूंगी। विक्रम की आंखें उससे मिली। वो बहुत देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चंपावती उड़कर उसकी हथेली पर आ बैठी। विक्रम ने उसे देखा, उसकी हरी आंखों को। उन आंखों में आज पहली बार उसे वो दर्द नहीं था जो पहले रहता था। आज उन आंखों में कुछ और था। विक्रम तालाब के किनारे खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की और मन की गहराइयों से एक बात निकली। वो बात जो उसने कभी किसी को नहीं कही थी, जो उसने खुद से भी छुपाई थी। मुझे तुमसे प्रेम है चंपावती। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं कही। मुझे पता नहीं था कि मैं किसी से इस तरह बात कर सकता हूं। तुम्हारी आवाज ने मेरी खामोशी भर दी। तुम्हारी बातों ने मुझे महसूस कराया कि मेरी खामोशी कोई कमजोरी नहीं है। तुम्हें जाना होगा, मैं जानता हूं, पर यह बात मैं कहना चाहता था, सिर्फ एक बार। विक्रम ने आंखें खोली। तालाब में वो सफेद कमल चमकने लगा। सोने की लकीरें जीवित हो उठीं। पूरे तालाब में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। आकाश में कुछ हलचल हुई। बादल इकट्ठे हुए और फिर बिखर गए। और फिर चंपावती के पंख चमके, बहुत तेज, इतनी तेज रोशनी कि विक्रम ने आंखें बंद कर ली। जब रोशनी कम हुई तो उसकी हथेली पर एक चिड़िया नहीं थी, एक स्त्री थी। वो जमीन पर खड़ी थी, लंबी, सांवली, सुंदर। उसके बाल काले और घुंघराले थे। आंखें वही हरी जो चिड़िया की थी। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर आंखों में अभी भी आंसू थे। राजकुमार, उसने कहा, और वो आवाज वही थी जो चिड़िया की थी, वही मीठी, वही गहरी। विक्रम खड़ा रहा, अवाक। चंपावती ने कहा, श्राप टूट गया। फिर वो हंसी और रोई भी, एक साथ। पर अब एक और सवाल था। चंपावती को वापस जाना था, अपने राज्य, अपने पिता के पास। दोनों कुछ देर वहीं बैठे रहे। बहुत कुछ था कहने को, पर शब्द नहीं थे। यानी विक्रम के पास शब्द थे नहीं, और चंपावती के पास शब्द थे पर कहने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार चंपावती ने कहा, राजकुमार, तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं जीवन भर याद रखूंगी। विक्रम ने उसे देखा। उसने एक इशारा किया, तुम पूछ रहे हो कि क्या मैं वापस आऊंगी? चंपावती ने कहा। विक्रम ने हां में सिर हिलाया। चंपावती ने एक पल सोचा, फिर बोली, राजकुमार, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं। 7 साल मैंने इस जंगल में बिताए, अकेली। हर रोज रोती थी, हर रोज सोचती थी कि क्या कभी ये खत्म होगा। और फिर तुम आए, एक खामोश राजकुमार जो बोल नहीं सकता था, पर उसकी आंखें इतना कुछ कहती थी। उसने मेरी बात सुनी, मुझे समझा, और मेरे लिए वो कहा जो उसने कभी किसी को नहीं कहा था। चंपावती ने गहरी सांस ली। तुम्हारी खामोशी ने मुझे ये सिखाया कि बोलने के लिए जरूरी नहीं कि आवाज हो, दिल होना चाहिए। विक्रम की आंखें भर आई। चंपावती ने आगे कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगी, उन्हें बताऊंगी कि उनकी बेटी वापस आ गई। पर राजकुमार, मैं तुम्हारे पास भी आना चाहती हूं, अगर तुम चाहो। विक्रम ने जल्दी से हां में सिर हिलाया। चंपावती हंसी। चंपावती गई। विक्रम महल वापस आया, पर इस बार वो अकेला नहीं था। दिल में कुछ था, एक उजाला जो पहले नहीं था। राजा प्रतापेंद्र ने देखा
कि विक्रम के चेहरे पर आज कुछ अलग है। एक शांति थी, एक हल्कापन था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज अलग लग रहे हो? विक्रम ने पहली बार अपने पिता को एक कागज पर कुछ लिख कर दिया। राजा ने पढ़ा, उनकी आंखें भर आई। कागज पर लिखा था, पिताजी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी जो मैंने कभी नहीं कही। मुझे आप पर गर्व है। आपने कभी मुझे ये महसूस नहीं कराया कि मेरी खामोशी कोई कमी है। आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। राजा ने विक्रम को गले लगा लिया। कुछ महीने बाद सुवर्ण राज्य से एक दूत चंद्रावती आया। राजा देवसेन का संदेश लेकर उनकी बेटी चंपावती वापस आ गई थी और वे चाहते थे कि दोनों राज्यों के बीच एक संबंध हो। राजा प्रतापेंद्र ने खुशी से हाँ कहा। विक्रम और चंपावती का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। दोनों राज्यों में जश्न मनाया गया। विवाह के बाद चंपावती चंद्रावती आई, पर वो पहले जैसी घमंडी राजकुमारी नहीं थी। वो बदल चुकी थी। 7 साल के एकांत ने और विक्रम की खामोश समझदारी ने उसे एक अलग इंसान बना दिया था। उसने राज्य की प्रजा की सेवा में खुद को लगा दिया। विद्यालय बनवाए, गरीब बच्चों को पढ़ाया, बीमारों के लिए औषधालय खुलवाए। और विक्रम, वो अभी भी बोल नहीं सकता था, पर अब उसे इसकी चिंता नहीं थी। वो जानता था कि उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं थी, वो उसकी पहचान थी। चंपावती उसकी आवाज बन गई और विक्रम उसकी खामोशी। दोनों ने मिलकर चंद्रावती को एक आदर्श राज्य बनाया। कभी कभी जब शाम होती थी, दोनों उस जंगल में जाते थे, उस पेड़ के पास जहां पहली बार चंपावती ने विक्रम से बात की थी, उस कुएं के पास जहां विक्रम ने अपना डर स्वीकार किया था, उस बरगद के पास जहां उसने क्षमा की गांठ खोली थी, और उस तालाब के पास जहां उसने पहली बार प्रेम की बात कही थी। वो जंगल उनकी कहानी का गवाह था, और उस जंगल में अब भी कभी कभी एक सोने की चिड़िया दिखती थी, पर वो श्रापित नहीं थी। वो आजाद थी, वो खुश थी। क्या आप जानते हैं कि अगली कहानी में इस रहस्य का क्या होगा? उस रोमांचक मोड़ को मिस न करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली दास्तां इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है।